नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और आज सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी व्यवस्था है उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देख रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अपने देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था। समाज कैसा था, किस प्रकार का समाज था, समाज की विशेषताएं क्या थी, समाज कितने भागों में बटा हुआ था। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। समाज कैसा था, समाज की विशेषताएं क्या है, रहन सहन उनका कैसा था, खान पान कैसा था, किस प्रकार का परिवेश था उनका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देख रहे हैं कि जो समाज था, सबसे पहले हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी पार्ट है इसकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में देख लेते हैं भाई, ये जो समाज है बड़ा ही समर्थ समाज रहा था, समर्थ समाज था और लोग यहाँ बड़े मिलजुल कर रहा करते थे। समर्थ समाज था, ये खुशहाल समाज था, समर्थ समाज रहा था। और यहाँ जब उत्खनन हुआ तो उसके आधार पर ये जानकारी मिली, जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ से हमें नारी मूर्तियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती है। उन नारी मूर्तियों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृस्थात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृस्थात्मक समाज था। क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृस्थात्मक समाज था। इसके अलावा ये जो समाज है, समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो समाज है, मोहनजोदड़ो का समाज है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग कौन कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में विभाजित। यहाँ जात पात नहीं थी, किसी प्रकार का वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज 4 वर्गों में विभाजित माना गया है। 4 वर्ग कौन कौन से थे? एक वर्ग था इनका विद्वान, विद्वान वर्ग। दूसरा था योद्धा वर्ग। तीसरा था व्यापारी और शिल्पकार। चौथा जो सिंधु सभ्यता का समाज या वर्ग है वो है श्रमिक वर्ग। यहाँ किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो वर्ग बनाए गए हैं या वर्गों की जो जानकारी मिलती है कि संभवतः समाज 4 वर्गों में विभाजित रहा होगा। तो पहला जो है विद्वान वर्ग, इसकी विशेषता ये ज्योतिष हुआ करते थे, ये ज्योतिष और अध्यापन का मुख्य कार्य इनका था। ज्योतिष हुआ करते थे, अध्यापन करवाते थे। इनमें जादूगरों को भी विद्वान माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो यहाँ से हमें काफ़ी दुर्ग मिले हैं और दुर्ग के बाहर पहरेदारों के मकान मिलती हैं, पहरेदारों के अवशेष, इन मकानों के अवशेष मिलते हैं। तो उन मकानों के अवशेष के अनुसार ये कहा गया है कि यहाँ से हमें पहरेदार मिले हैं या पहरेदारों के मकानों के अवशेष मिले हैं। अवशेष में तलवार, संभवतः तलवार के अवशेष भी यहाँ से हमें मिलते हैं कि पहरेदार रहे होंगे, उनके पास तलवारें भी रही होगी। तो योद्धा वर्ग था, संभवतः योद्धा वर्ग के अंतर्गत सुरक्षा के निमित्त इन पहरेदारों को यहाँ रखा गया होगा, इनके पास तलवारें भी रही होगी। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है व्यापारी शिल्पकार, इसके अंतर्गत पत्थर काटने वाला वर्ग। एक तो ये पत्थर काटने वाला वर्ग हो गया, एक तो ये हो गया श्रमिक। बाद में देखिए पत्थर काटने वाला वर्ग, जुलाहा,
स्वर्णकार, ये व्यापारी वर्ग में होती थी, व्यापारी या शिल्पकार वर्ग में होती थी। इसके अलावा और भी वस्तुएं बनाई जाती थी, पत्थर के काफ़ी औजार बनाए जाते थे। ये वर्ग शिल्पकार में था। और चौथा जो वर्ग है जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे थे, चौथा वर्ग श्रमिक वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, ये चौथा वर्ग था। श्रमिक करना या मुख्य कार्य, जैसे चर्मकार है या कर्षक, चर्मकार व खेती करना इनका मुख्य धंधा था। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो इन 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले विद्वान है, विद्वान के बाद विद्वानों में ज्योतिष को माना गया है, अध्यापन कार्य इनका मुख्य था, जादूगर को भी विद्वान माना गया है। इसके बाद यहाँ का जो भोजन है उसकी हमें जानकारी मिलती है। यहाँ का जो भोजन है वो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। तो किस प्रकार का भोजन रहा होगा इनका? भोजन की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता का भोजन शाकाहारी भी हुआ करता था इनका, शाकाहारी और मांसाहारी, ये इनका भोजन था। शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। शाकाहारी भोजन के अंतर्गत काफ़ी फलों के अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। फलों में तरबूज, खरबूजा, अनार, नींबू, ये शाकाहारी लोग इनका सेवन करते थे। और मांसाहारी वर्ग में भेड़ है, बकरी है, मुर्गा है, बतख है, घड़ियाल है, मछली है, इनका मांस खाया जाता था। क्योंकि यहाँ से जब शोध हुआ है, अध्ययन हुआ है, तो यहाँ से हमें इन जानवरों की अधजली हड्डियाँ मिली है। जैसे कालीबंगा में हमें एक कुएं से अधजली हड्डियाँ मिलती है, जिसका मतलब यहाँ के लोग मांसाहारी रहे होंगे। तो मांसाहारी वर्ग के अंतर्गत भेड़, बकरी, मुर्गा, घड़ियाल और मछली। शाकाहारी में तरबूजा है, खरबूजा है, अनार है, नींबू है। मांसाहारी में भेड़ है, बकरी है, मुर्गा है, घड़ियाल है, मछली है। और यहाँ से हमें मछली पकड़ने के कांटे भी मिलते हैं। मछली है तो मछली पकड़ने के कांटे भी हमें यहाँ से मिलते हैं। मछली पकड़ने के कांटे, यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में वस्त्रों की अगर हम बात करें, वस्त्र सूती व ऊनी ये पहने जाते थे। सूती व ऊनी वस्त्र पहने जाते थे। अब सूती वस्त्र पहने जाते थे, इसका मतलब यहाँ कपास का उत्पादन भी होता था। विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता पहली सभ्यता है जहाँ से कपास का उत्पादन हमें मिलता है। इसका मतलब यहाँ लोग सूती वस्त्र पहनते थे। अब कपास की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें कपास का उत्पादन भी मिलता है। कपास के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का उपयोग किया है। सिंधु शब्द का उपयोग किया है। और इसी सिंधु शब्द को यूनानियों ने सिंडन कहा है। इसी सिंधु शब्द को यूनानियों ने सिंडन कहा है। और इसी से आगे चलकर इंडिया शब्द बना। तो यहाँ के लोग सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। यहाँ से हमें सुइयाँ मिली है, हड्डी की सुइयाँ मिली है। इसका मतलब लोग वस्त्र सिलते थे, सिले हुए वस्त्र लोग पहनते थे। यहाँ की विशेषता है, लोग सुइयों से वस्त्र सिलते थे और सिले हुए वस्त्र यहाँ लोग पहनते थे। कपास के प्रमाण मिले हैं। विश्व में पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व का सबसे पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से हमें कपास के प्रमाण मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसा ठीकरा मिला है जिस पर सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं या सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, छाप मिली है। तो ये यहाँ की जानकारी, कपास के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने शब्द दिया था सिंधु, और सिंधु शब्द ये
यूनान के लोगों ने सिंधु शब्द को सिंडन कहा है। सिंडन वह स्थान जहाँ से सिंधु उत्पन्न होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन मोहनजोदड़ो है, नौसारो है, चनहूदड़ो है, मेहरगढ़ है। यहाँ से हमें महिलाओं के उपयोग के लिए या महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रसाधन या सौंदर्य प्रसाधनों की जानकारी मिलती है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से हमें क्या कुछ मिला है? मोहनजोदड़ो तो यहाँ से हमें काजल, पाउडर, कंघा, इनके प्रमाण मिलते हैं। काजल, पाउडर, कंघा। इसके अलावा दो स्थान हैं, एक तो है मेहरगढ़, एक है नौसारो। मेहरगढ़ व नौसारो, मेहरगढ़ व नौसारो दो स्थान हैं। यहाँ से हमें मिट्टी की ऐसी मूर्तियाँ मिली है, महिलाओं की या नारी मूर्तियाँ मिली है जिनकी मांग में सिंदूर भरा गया है। लाल रंग का कोई पदार्थ रहा होगा, जिसके बाद इतिहासकारों के अनुसार यह सिंदूर रहा होगा। तो दो स्थान, एक तो मेहरगढ़ है, एक नौसारो है। यहाँ से हमें महिला की मांग में सिंदूर मिलता है, महिला की मांग में सिंदूर का प्रमाण मिलता है। ये भी यहाँ की जानकारी है। एक स्थान मिला है हमें चनहूदड़ो। चनहूदड़ो बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य, ये हमें चनहूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। चनहूदड़ो जो स्थान है वहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक का भी उपयोग जानती थी। इसके अलावा यहाँ की जो विशेषता है, जैसे कि हमें एक स्थान मिला है गुजरात में, पच्चम द्वीप, पच्चम द्वीप गुजरात में स्थान मिला है और ये कच्छ की खाड़ी के पास है। कच्छ की खाड़ी के पास पच्चम द्वीप। यहाँ से एक स्थान मिला है कुरन। कुरन से दो स्टेडियम मिलते हैं हमें। प्रसिद्ध स्थान कुरन गुजरात में है, पच्चम द्वीप में है और यहाँ से हमें दो स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कुरन जो स्थान है गुजरात में, वह अपने स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शतरंज के बोर्ड भी मिले हैं। शतरंज खेलने के बोर्ड भी मिले हैं। इसके अलावा शतरंज के बोर्डों के अलावा पासे, शतरंज के पासे होते हैं, वो मिले हैं 7 सेलखड़ी पत्थर के मिले। सेलखड़ी पत्थर के हमें 7 पासे भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से में या यहाँ के लोगों का मुख्य मनोरंजन का साधन था नृत्य। नाच गाना यहाँ के लोगों का मुख्य मनोरंजन का साधन रहा होगा। तो यहाँ से में नृत्यरत नारियों की मूर्तियाँ भी मिली है, नृत्यरत नारियों की मूर्तियाँ। अब ये जो नृत्यरत नारियाँ हैं, इनकी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मिली है? एक मिली हमें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें जो मूर्ति मिली है, यह मिली है पीतल की, पीतल की नृत्यरत नारी। इसके अलावा हमें हड़प्पा से नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से नृत्यरत नारी ये मिली है पत्थर की, पत्थर की मूर्ति। ये भी यहाँ से एक विशेष स्थान है। इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते, उसके बाद आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज यहाँ का समृद्ध था, मातृस्थात्मक परिवार था, क्योंकि यहाँ की खुदाई में सैकड़ों नारी मूर्तियाँ मिली है। 4 वर्गों में समाज विभाजित था। विद्वान ज्योतिष थे, अध्यापन करवाते थे। जादूगर को भी विद्वान वर्ग में माना गया है।
योद्धा भी हुआ करते थे। और जहाँ हमें दुर्ग मिले हैं उनके द्वार पर पहरेदारों के मकान मिले हैं और तलवारों के हमें प्रमाण भी मिले हैं। संभवतः ये तांबे या और अन्य कांस्य धातुओं के बने होते थे। व्यापारी और शिल्पकार इनके भी यहाँ से प्रमाण मिले। पत्थर काटने के कार्य ये करते थे, जुलाहा, स्वर्णकार, और ये औजार भी बनाते थे। श्रमिक वर्ग में चर्मकार है, कर्षक है। इनके भोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी इनका भोजन होता था। शाकाहारी भोजन के अंतर्गत तरबूज है, खरबूजा है, अनार, नींबू, भेड़, बकरी, मुर्गा, घड़ियाल, मछली, ये मांसाहारी भोजन हुआ करता था। मछली पकड़ने के यहाँ से हमें कांटे मिलते हैं। वस्त्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ के वस्त्र सूती व ऊनी थे। कपास के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। यूनान के लोगों ने इस सिंधु का सिंडन बना दिया। इन्होंने सिंधु शब्द को सिंडन शब्द में यूज़ किया है, उपयोग किया है। यहाँ से हमें सुइयाँ मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग वस्त्र सिलते थे। सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें काजल, पाउडर, कंघा, और कालीबंगा से भी हमें कंघा मिला है। तांबे के दर्पण हुआ करते थे। इसके अलावा मेहरगढ़ व नौसारो, यहाँ से हमें महिला की मांग में सिंदूर मिलता है। चंदहुदड़ो एक स्थान है, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पंचम द्वीप, कच्छ की खाड़ी, यहाँ से हमें उरन से 2 स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। शतरंज के बोर्ड मिले हैं। पासे के 7 पासे मिले हैं शैलकड़ी के बने। नृत्यरत नारियों की मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से हमें एक पीतल की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से नृत्यरत नारी मिली है, वो पत्थर की मूर्ति है। तो इनके समाज की मुख्य विशेषता। इसके बाद आगे चलते हैं अभी। इसके बाद देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक व्यवस्था इनकी क्या थी? सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग समर्थ रहे थे, धनवान भी थे। काफ़ी ऐसी समर्थ हमें बस्तियां मिली है, जैसे हरियाणा में मिली है, और भी काफ़ी स्थान है जहाँ से हमें समर्थ बस्तियां भी मिलती है। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका जो मुख्य कार्य था वो था कृषि करना। कृषि मुख्य इनका व्यवसाय था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है क्योंकि ये नदियों के किनारे रहा करती थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो नदियों के किनारे रहा करते थे और प्रतिवर्ष नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी, किनारों में जमा हो जाती थी, तो वहाँ ये खेती करते थे। अब खेती के अंतर्गत यहाँ से हमें गेहूँ की 2 किस्में मिलती है। सिंधु सभ्यता से गेहूँ की 2 विशेष किस्में मिलती है। 2 किस्में गेहूँ की हमें 2 किस्में मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो है गेहूं की ट्रिटिकम कम्पैक्टस, और दूसरी गेहूं की किस्म है सफरोकोकम। ये 2 किस्में हमें गेहूं की यहाँ से मिलती है। और ये जो दोनों किस्में हैं, ट्रिटिकम कम्पैक्टस और सफरोकोकम, वर्तमान में पंजाब में इनका उत्पादन होता है। प्रसिद्ध किस्में हैं पंजाब में, गेहूं की 2 विशेष किस्में हैं। यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण भी मिले हैं। बाजरा, लोथल व रोजदी, जहाँ से हमें हाथी के प्रमाण मिले हैं, रोजदी गुजरात। यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के लोग बाजरे का भी उपयोग करते थे। लोथल व रोजदी से हमें बाजरे के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें धान की खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। धान की खेती भी होती थी। धान मतलब चावल।
लेकिन यहाँ लोथल व रंगपुर से जो हमें चावल के प्रमाण मिले हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर का चावल है, इसलिए यहाँ के लोगों को संभवतः धान की खेती का अंदाज़ा नहीं था किस प्रकार किया जाता है। और बिल्कुल यहाँ जो हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं बिल्कुल निम्न स्तर के मिलते हैं। तो जो धान के प्रमाण मिले हैं रंगपुर व लोथल गुजरात में, यहाँ से हमें धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये निम्न स्तर के हैं। एक स्थान मिला हमें हुलास। हुलास से हमें धान के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। हुलास से हमें धान के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हड़प्पा नामक स्थान से जौ के प्रमाण भी मिलते हैं। हड़प्पा नामक स्थान से हमें जौ के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से हमें सरसों व चने के प्रमाण मिलते हैं। एक खेत से 2 फसलें लेने के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा से सरसों व चना इनके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ खेती किससे होती थी ये भी प्रमाण मिलते हैं। एक स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक स्थान है बनवाली। इन दोनों स्थानों से हमें पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। दोनों स्थानों से हमें पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। इसका मतलब यहाँ जो खेती होती थी वो इन हलों के माध्यम से होती थी। और ये बनवाली का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं। तो 2 स्थान, एक तो मोहनजोदड़ो है, एक बनवाली है। हल के माध्यम से खेती होती थी। खेती बैल के माध्यम से होती थी। बैल से खेती की जाती थी। बैल से खेती की जाती थी। यहाँ से हमें तिल व मटर, यहाँ से हमें तिल व मटर के प्रमाण भी मिलते हैं। एक स्थान है बनवाली, वहाँ से हमें जौ व सरसों के प्रमाण भी मिले हैं। बनवाली से, बनवाली हरियाणा, बनवाली से जौ व सरसों के प्रमाण मिले हैं। बनवाली प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से हमें पक्की मिट्टी का हल मिला है। जब पक्की मिट्टी का हल मिला है तो यहाँ से हमें जौ व सरसों के प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। सिंचाई की व्यवस्था, नदी के किनारे बांध बनाए जाते थे, बांध से नहरें निकाली जाती थी। एक स्थान हम देख रहे थे सोरतुघई। सोरतुघई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं और नहरों से सिंचाई की जाती थी। कृषि जो थी वो मुख्यतः नदियों के किनारे की जाती थी और कृषि में मुख्यतः अनाज पैदा किया जाता था। अनाज सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता था। अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी। अनाज रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, अनाज रखने के लिए अन्नागार होती थी। अनाज रखने के लिए अन्नागार होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और बड़े बड़े स्थान हैं जहाँ से हमें अन्नागार के बड़े बड़े अवशेष मिले हैं। और संभवतः मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो सिंधु घाटी सभ्यता की है वो अन्नागार ही है। तो यहाँ अनाज रखा जाता था। अनाज आता कहाँ से था? लोगों से जो कर लिया जाता था, लोगों से जो कर लिया जाता था, कर लिया जाता था वो अनाज के रूप में लिया जाता था। कर अनाज के रूप में लिया जाता था। और यहाँ अधिकारियों को वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। ये भी यहाँ की विशेषता है। अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो भी अनाज के रूप में लिया जाता था। यहाँ के लोग बैल से परिचित थे। कुब्बड़दार बैल या कुब्बड़दार ऊंट, वो भी यहाँ का एक
प्रसिद्ध जानवर रहा था। कुब्बड़दार ऊंट एक विशेष उपलब्धि है यहाँ की। कुब्बड़दार ऊंट के हमें जो प्रमाण मिले हैं, कुब्बड़दार ऊंट, इसके हमें ऐसे कई स्थान मिले हैं जहाँ से कुब्बड़दार ऊंट के प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ से। दूसरा स्थान है हड़प्पा, तीसरा स्थान है सुरकोटड़ा, और इसके बाद स्थान है कालीबंगा। ये जो चारों स्थान हैं, यहाँ से हमें कुब्बड़दार ऊंट के प्रमाण मिले हैं। कुब्बड़दार ऊंट के हमें यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक स्थान बताया जाता है सुरकोटड़ा, जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। लेकिन नए अध्ययन के अनुसार ऐसे कई स्थान हैं जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। जैसे घोड़े की अगर हम बात करें, घोड़े में एक स्थान मिलता है लोथल, एक मिलता है सुरकोटड़ा और एक मिलता है कालीबंगा। 3 स्थान हैं। घोड़े के प्रमाण की बात करें, लोथल है, सुरकोटड़ा है, कालीबंगा है। यहाँ से तो मिट्टी के बने घोड़े, मरण मूर्तियाँ, घोड़े की मरण मूर्तियाँ ये मिली है। एक यहाँ से हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं, घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो ये स्थान भी बड़ा प्रसिद्ध है। और राजस्थान के एक उत्खनन करता थे कालीबंगा के, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, कालीबंगा के उत्खनन करता थे ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। तो इन्होंने कालीबंगा से जो जानकारी दी है कि यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं, बड़ी शानदार जानकारी, घोड़े के अवशेष, ये इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत। कालीबंगा से बीबी लाल, बी के थापर ने उत्खनन किया था, लेकिन ब्रजवासी लाल या बीबी लाल ने हमें जो जानकारी दी है वो ये बता रहे हैं कि कालीबंगा से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो ये कालीबंगा में आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार था। लोथल है, सुरकोटड़ा है, कालीबंगा है, यहाँ से मिट्टी के बने घोड़े भी मिले हमें और घोड़े के वास्तविक अवशेष भी मिले हैं। कुब्बड़दार ऊँट से भी यहाँ खेती की जाती रही होगी। इसके अलावा यहाँ से में कुछ ऐसे पालतू जानवरों के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें बतख है, तोता है, हंस है। ये पालतू जानवर थे। बतख है, तोता है, हंस है, ये पालतू जानवर थे। तो आर्थिक व्यवस्था में मुख्य इनका कार्य कृषि रहा होगा, और कृषि ही था क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के हमें स्थान मिले हैं सैकड़ों की संख्या में, लगभग वो किसी न किसी नदी के किनारे है। कुछ एक स्थानों को छोड़ दे तो वो संभवतः कोई पत्थर की सी विशाल पहाड़ी पर है या कोई घाटी से बाहर। तो लेकिन मुख्यतः जो स्थान मिले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमें नदियों के किनारे मिले हैं। इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, और संसार में सबसे पहले कपास का उत्पादन यहाँ इन्होंने शुरू किया था। और यहाँ गेहूं की 2 विशेष किस्में, प्राचीन समय में गेहूं की विशेष किस्में होती थी, जिनमें एक तो है ट्रिटिकम कम्पैक्टस और एक है सफरोकोकम। इनका यहाँ उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। लोथल व रोजदी से हमें धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, या लोथल व रोजदी से बाजरे के प्रमाण मिलते हैं। और बाजरे की हमें यहाँ से 6 किस्में मिली है, बाजरे की 6 किस्में मिलती हैं। धान की खेती के प्रमाण मिले हैं लोथल व रंगपुर से। हुलास एक स्थान है, यहाँ से जो हमें प्रमाण मिले हैं धान के, वो निम्न स्तर का है, विशेष कोई शानदार स्तर का यहाँ धान के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो प्रमाण मिले हैं वो निम्न स्तर के प्रमाण हैं। हुलास एक स्थान मिला है हमें, यहाँ से धान के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से जो के प्रमाण मिले हैं, अनाज रखने के लिए अन्नागार होते थे, अनाज की पैदावार बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, कर लिया जाता था अनाज के रूप में। अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो भी अनाज के रूप में दिया जाता था। कालीबंगा से हमें सरसों व
चना, इसके अलावा कालीबंगा में गेहूं व जौ भी उत्पादित होता था, गेहूं व जौ। मोहनजोदड़ो व बंधवाली से पक्की मिट्टी के हल मिले, इसका मतलब या तो ऊंट के माध्यम से या फिर बैल के माध्यम से ये लोग खेती करते थे। तिल व मटर के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलती है। बंधवाली से जौ व सरसों के प्रमाण मिले हैं। सिंचाई की व्यवस्था थी। सुरतीघई एक स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान सुरतीघई, यहाँ से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं। दो नदियों के किनारे या दो नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ इन्होंने बांध बनाया था। सुरतीघई का हमने पहले अध्ययन किया था। नदियों के संगम पर बांध बनाया गया था, वहाँ से नहरें निकाली गई थी सिंचाई के लिए। कुबरदार ऊँट के यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं। जो स्थान है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, सुरकोटला है, कालीबंगा है, इनसे भी यहाँ खेती की जाती थी। ऊँट का भी जो प्रमाण मिला है, संभवतः यहाँ ऊँट के माध्यम से खेती की जाती थी। घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। लोथल है, सुरकोटला है, कालीबंगा, यहाँ से घोड़े के हमें अवशेष मिलते हैं। मरण मूर्तियाँ वो एक अलग बात है। कालीबंगा में बीबी लाल ने कहा है कि यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। पालतू जानवरों में बतख है, तोता है, हंस है। तो ये थी सिंधु घड़ी सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनका धार्मिक स्तर कैसा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप